हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। मतलब जिधर देखो उधर बस इसी के बारे में चर्चा हो रही है। क्या आप गेस कर सकते हैं? चलिए मैं ही बताती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ महाकुंभ के बारे में। जब इसकी चर्चा हर तरफ हो ही रही है तो हम पीछे क्यों रहें, हम भी बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो आज हम जानेंगे महाकुंभ के बारे में सारी जानकारी, A to Z सारे फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। महाकुंभ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको महाकुंभ के बारे में कुछ भी जानना हो तो बस इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में ना सिर्फ प्रेजेंट टाइम में होने वाले महाकुंभ की चर्चा करूंगी मैं, बल्कि एंशिएंट टाइम में महाकुंभ कैसे होता था और महाकुंभ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसका इतिहास क्या था, पुराणों में इसकी चर्चा कैसे हुई थी और ग्रंथों में इसका क्या जिक्र है, इस सब के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ तक कि मेडिवल पीरियड में महाकुंभ कैसे आयोजित होता था, अंग्रेजों के टाइम पर महाकुंभ की व्यवस्था क्या थी, वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। कैसे आयोजित होता था महाकुंभ अंग्रेजों के टाइम पर, उस सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में जो महाकुंभ चल रहा है उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इस महाकुंभ के बारे में आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट मिलने वाले हैं जिसे सुनकर बस आप बोलेंगे वाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट हाँ, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों को महाकुंभ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी है वो लोग इस वीडियो को तुरंत ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिन लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के नज़रिए से देखना है वो लोग भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के टाइम पर कंपटीशन का जो माहौल है, एकदम कहीं से कुछ भी सवाल पूछ लिया जा रहा है। वैसे में मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में महाकुंभ के बारे में कोई ना कोई सवाल तो अवश्य ही पूछा जाएगा। तो भैया जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बात का खास ध्यान रखें कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द आइकन एंड लाइक द वीडियो। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने वाला महाकुंभ मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है? महाकुंभ से जुड़े ऐसे कई रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानेंगे कब और कहाँ सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन, कब और कहाँ लगा था सबसे पहले महाकुंभ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि यह स्पष्ट रूप से कहाँ स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में जानते हैं कि कितना पुराना है कुंभ का इतिहास। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जाता है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कुछ मान्यताएं सामने आती हैं। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध तीन यात्री वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। अब जानते हैं महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य के बारे में। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था।
इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी बढ़ गया था तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया था। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ से जुड़े कुछ अन्य रहस्य भी हैं, उन्हें जानते हैं। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तभी उनके जीभ पर अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवा जब भी मरता है तो दुर्घटना में ही उसकी मृत्यु होती है, वह अपने समय मृत्यु पर नहीं मरता है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए यहाँ भी कुंभ मनाया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये प्रयागराज में ही महाकुंभ क्यों लगता है, तो उसका भी जवाब जानते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, जिस वजह से ये स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए प्रयागराज में इसका सबसे अधिक महत्व माना जाता है। महाकुंभ को लेकर कुछ किस्से कहानियां भी प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सुनने को मिलती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि 1924 की बात है, प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। कुंभ को लेकर नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं, मैंने खबरों में पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच ठनाठनी हो गई है। सरकार ने फिसलन के डर से संगम में स्नान करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन मालवीय जी अड़े रहे। उनका कहना था कि धार्मिक रूप से स्नान तो संगम पर ही होना चाहिए। खबर पढ़ने के बाद मैं भी संगम के लिए निकल गया। मेरा स्नान का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की चाह मुझे नहीं थी। मेला पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 200 लोग उनके साथ थे। जोश में आकर मैं भी सत्याग्रह दल में शामिल हो गया। मैदान के उस पार लकड़ियों का एक बड़ा सा घेरा बनाया गया था ताकि लोग संगम ना पहुंच सके। हम आगे बढ़े तो पुलिस ने हमें रोका। हमारे हाथ से सीढ़ी छीन ली गई। विरोध में हम रेत पर बैठकर धरना देने लगे। धूप बढ़ती रही। दोनों तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। मेरा भी धैर्य अब टूटने लगा था। इसी बीच घुड़सवार पुलिस को कुछ ऑर्डर दिया गया। मुझे लगा कि कहीं ये लोग हमें कुचल ना दें, पीटना ना शुरू कर दें। मैंने सोचा क्यों ना हम घेरे के ऊपर से ही भाग जाएं। मेरे साथ 200 आदमी चढ़ गए। कुछ लोगों ने उनकी बल्लियां भी निकाल ली। इससे रास्ता जैसा बन गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गंगा में गोता लगा लिया जाए। ऐसा सोचकर मैंने गंगा में गोता लगा दिया। स्नान करके निकला तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि मालवीय जी अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। मालवीय जी बहुत भिन्नाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना किसी से कुछ कहे मालवीय जी उठे और पुलिस के बीच से निकलकर गंगा में कूद पड़े। मालवीय जी जैसे दुर्बल और बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति को इस तरह गोता लगाते देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद तो पूरी भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए टूट पड़ी। हमें लग रहा था कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। महाकुंभ से जुड़ी एक दूसरी कहानी ये है कि पहले संतान गंगा को भेंट करते थे लोग। चांदी के कलश में लंदन भेजा जाता था गंगा जल। 1827 से 1833 के बीच एक अंग्रेज कस्टम अधिकारी की पत्नी फेनी पाकश इलाहाबाद आई। उन्होंने अपनी किताब वंडरिंग्स ऑफ द पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स में लिखा कि जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो वहां मेला लगा हुआ था। नागा साधु और वैष्णव संतों का हुजूम स्नान करने के लिए जा रहा था। मैं कई विवाहित महिलाओं से मिली जिनकी संतान नहीं थी। उन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि पहले संतान होगी तो वे गंगा को भेंट कर देंगी। इसके बाद जानते हैं कि प्रयागराज के क्षेत्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के मुताबिक चांदी के कलश में गंगा जल लंदन भेजा जाता था। 1902 में महाराजा सवाई माधव सिंह तृतीय अपने ओलंपिया जहाज से लंदन जा रहे थे। उन्होंने चांदी के कलशों में 8000 लीटर गंगा जल भरवाया। इसके बाद जहाज से
से वे गंगा जल लेकर लंदन पहुंचे। इससे यह साफ पता चलता है कि अंग्रेज लोग यहाँ से गंगा जल लेकर जाया जाते थे। मेला सजाने इंग्लैंड से अफसर बुलाए जाते थे। पुलिस को ड्यूटी के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास तौर पर अफसर बुलाए जाते थे। ये अफसर भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। राजकीय अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर बनाने और सजाने के लिए इंग्लैंड से 3 अफसर बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए आचार संहिता भी जारी की जाती थी। पुलिस को लोगों की जानमाल की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखना होता था। इसकी निगरानी के लिए एक यूरोपियन कंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। शौचालयों की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक परक्लोराइड भरकर रखा जाता था। अंग्रेजों के समय ही महाकुंभ में आयोजित कुंभ के दौरान एक घटना देखने को मिलती है। वो घटना ये थी कि अंग्रेजों से छुपकर साधुओं ने रातों रात शिविर में कुएं खोद डाले थे। बात है 1918 में। कुंभ के दौरान अखाड़ों की मांग थी कि उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब साधु संतों को पीने के लिए पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो वो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने रातों रात अपने शिविर में ही कुआं खोद दिया। अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद करा दिया। तब कुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 185 टोटियां और 27 पानी की टंकियां की व्यवस्था की गई थी, जो लाखों लोगों के हिसाब से बेहद कम थी। इतिहास से ही हमें एक अन्य घटना के बारे में पता चलता है, जिसमें एक ईसाई अधिकारी ने कहा, नागा साधु कुंभ में अश्लीलता फैला रहे हैं, इन पर रोक लगानी चाहिए। बात है 1 फरवरी 1888 की। ब्रिटानी अखबार मखजान मसीही में खबर छपी थी। खबर में प्रयागराज में चल रहे कुंभ को लेकर लिखा था, संगम पर करीब 400 नागा साधुओं का जत्था स्नान करने पहुंचा। रास्ते में दोनों तरफ हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं इनके दर्शन के लिए खड़े थे। कुछ लोग इनका पूजन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी जुलूस के आगे आगे चलकर इनका रूट क्लियर करवा रहा था। ये दुखद और शर्मनाक दृश्य था। सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देती है, लेकिन यहाँ तो जॉइंट मजिस्ट्रेट पद के अफसर को भेजकर मैसेज दे रही है कि वह हिंदुओं के साथ हैं। इस खबर के हवाले से क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष ऑथर खोए ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। खोए ने लिखा, इस नग्न प्रदर्शन से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से कर जाता है। इस काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? उसने किसी भारतीय को क्यों नहीं इस काम के लिए लगाया? भारतीयों को लगता है कि उनके लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। ईसाई धर्म के लिए ये शर्म की बात है। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने आर्थर खोए की इस चिट्ठी का जवाब भेजा। चिट्ठी में लिखा था कि कुंभ हर 12 साल और अर्धकुंभ हर 6 साल बाद होता है। इस मौके पर इलाहाबाद और बाकी जगहों पर नागा साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। नागा साधु सन्यासी हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है। कई बार नागा साधुओं के बीच खूनी संघर्ष भी हो जाता है, इसलिए हमें अंग्रेज अधिकारी तैनात करना पड़ता है। हम इनके धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। ये चिट्ठी राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रेसिडिंग्स ऑफ होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। इतिहास से हमें जानने को मिलता है कि अंग्रेजों ने इश्तेहार छुपाए थे, टेंट में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए। मतलब कि कुंभ की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने भी कई इंतजाम किए रहे थे। अंग्रेजों के दौर में ज़्यादातर लोग पैदल और बैलगाड़ी से संगम पहुंचते थे। तीर्थयात्रियों के लिए लुटेरे से निपटना मुश्किल काम था। रात में तीर्थयात्रियों के साथ लूटपाट न हो, इसलिए रास्ते में विशेष सराय बनाए जाते थे। इन सरायों में सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती थी। इनकी तैयारी 1 साल पहले ही शुरू हो जाती थी। इन खतरों का अंदाजा अंग्रेज अफसरों के फरमान से लगाया जा सकता है। 1870 में अंग्रेज अफसरों ने फरमान जारी किया कि किसी भी अजनबी को अपने शिविर में रुकने न दें। कल्पवास करने वाले से हलफनामा लिया गया था। 94 प्रयागवाल यानी पंडों ने दस्तखत भी किए थे। 1880 में अंग्रेजों ने एक इश्तेहार जारी किया जिसमें लिखा था, मुसाफिर हर तय पड़ाव पर ही रात गुजारें। वहाँ उनकी देखरेख के लिए चौकीदार तैनात किए गए हैं। अगर कोई बाहर ठहरता है और कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।
सरकार का ऐसा करने के पीछे लूट मार से लोगों की रक्षा करना और बीमारियों को फैलने से रोकना था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज क्रांतिकारियों के डर से ऐसे फरमान जारी कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि कुंभ में क्रांतिकारी जुटान कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाए तो उसमें पता चलता है कि अंग्रेजों ने भी इसे कमाई का एक जरिया बना रखा था। कुंभ में बाल दाढ़ी बनवाने पर भी टैक्स लिया जाता था। गाय बछड़ा दान करने वालों से भी वसूली किया जाती थी। 1801 में इलाहाबाद में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कुंभ और माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिल गया। उस साल कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से 1 रुपये टैक्स लिया गया। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। 1906 की बात है। जिला मजिस्ट्रेट एचवी लावेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपये और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपये और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए थे, जबकि फूल बेचने वाले मालियों से 1,600 रुपये का टैक्स वसूला गया था। कुंभ के दौरान दूध पर 1,064 रुपये, गाय दान करने वालों को 176 रुपये और बछड़ों के दान पर 976 रुपये का टैक्स वसूला गया, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपये, फेरी वालों ने 1,440 रुपये और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 रुपये टैक्स चुकाए। इसी तरह 1906 के कुंभ में बाल कटने पर 10,444 रुपये और 8 आने, दाढ़ी बनाने पर 1,348 रुपये और 8 आने और मालियों से 1,336 रुपये वसूले गए। इसी साल दूध पर 1,728 रुपये, गाय दान करने पर 152 रुपये और बछड़ा दान करने पर 1,098 रुपये टैक्स लगा, जबकि नाव वालों ने 3,435 रुपये, फेरी वालों ने 1,025 रुपये और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपये टैक्स चुकाए थे। इतिहासकार डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगल के कुंभ से कमाई किया करते थे। अकबर ने 2 अधिकारी कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीर ए बहर, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था। दूसरा मुजदे, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। हेरम चतुर्वेदी बताते हैं कि कुंभ मेले के टैक्स से अंग्रेज इतनी कमाई करते थे कि उससे इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी और हेल्थ डिस्पेंसरी का खर्च निकल जाता था। इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थीं। 1906 में कुंभ मेला के दौरान क्षेत्र में हैजा फैल गया था। इससे निपटने के लिए सरकार ने हैजा हॉस्पिटल बनवाया था। 281 कालरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन इनमें से 207 लोग मर गए थे। 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हुई थी। 1918 के कुंभ में 4 अस्पताल बनवाए गए थे। मुख्य अस्पताल में 100 बेड और बाकी 3 अस्पतालों में 25-25 बेड थे। मेला प्रबंधन के पास दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था की थी। महामारी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जांच की जा रही थी। तो ये था अंग्रेजों के समय पर होने वाले कुंभ के आयोजन की पूरी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो महाकुंभ चल रहा है, यानी कि 144 वर्षों बाद लगने वाले महाकुंभ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे महाकुंभ 2025 के सभी फैक्ट के बारे में और जानेंगे कि कितने घाट हैं और कितने अखाड़े हैं। इसके साथ साथ कितने श्रद्धालुओं के इंतजाम किए गए हैं। तो भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाकुंभ मेला संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा का अमृत स्नान सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे, यानी कि ये पौष पूर्णिमा के दिन की बात है। वहीं मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान किया गया। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत समेत 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। महाकुंभ में आए सभी अखाड़े आज से संगम तट पर कल्पवास करेंगे। नियमानुसार सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। इसके बाद एक एक करके सभी अखाड़े त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने महाकुंभ मेले के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई।
आइए महाकुंभ 2025 से जुड़े सभी फैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। फैक्ट नंबर 1, महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के संत, साधु और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिकता के करीब लाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टर में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्री मंथन के दौरान ही बनता है। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें से 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट के भी नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए गए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। उनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। उनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। अब जानते हैं अगला फैक्ट। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने अनूठे संकल्पों, प्रणों और हठ योग के कारण में चर्चा में है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ। इस दिन अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 जनवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। किसी विपरीत परिस्थिति में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं अगला फैक्ट। महाकुंभ मेले में भीड़ के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए एआई संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। महाकुंभ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए इस पार्टियों के अलावा सिविल पुलिस के 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 चौकियां स्थापित की गई हैं। संगम और उसके आसपास के जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए 113 ड्रोन तैनात किए गए हैं। अब बात करते हैं आगे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अधिकारियों का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 सरकारी राजस्व में 2500 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। परिणाम स्वरूप 2 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक लाभ हो सकता है। इस आयोजन से स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, होटल व्यवसायियों, होमस्टे मालिकों, रेस्ता संचालकों और खाद्य विक्रेताओं को लाभ होने की उम्मीद है। डाबर, मदर डेयरी और आईटीसी जैसे प्रमुख ब्रांडों द्वारा 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि तीर्थयात्रियों को उनके स्थान की पहचान करने और बिजली के मुद्दों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सहायता के लिए 25 सेक्टरों में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के भीतर अपना लोकेशन निर्धारित करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक टेंट सिटी स्थापित की गई है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 10 एकड़ में कलाग्राम बनाया गया है, जहां भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कलाग्राम महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों में सबसे एक होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इसमें 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार होगा, एक अनंत कुंभ प्रदर्शनी और देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण होंगे। 230 से अधिक शिल्पकार भारत के पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेंगे। अगले 45 दिनों से अधिक समय तक कलाग्राम, गंगा पंडाल, झूसी, नागवासुकी और अरैल सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21% लोगों के जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और मादा मार्ग से 18% श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह वाराणसी मार्ग से 16%, कानपुर से 14%, मिर्जापुर मार्ग से 12% श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज में एंट्री के लिए प्रमुख रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहनों से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई हैं। इनमें से 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में है, बाकी 30% पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में है। 24 सैटेलाइट पार्किंग हैं, इनमें से 18 मेला क्षेत्र में और 6 प्रयागराज में बनाई गई हैं। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी मौजूद है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन बनाए गए हैं। ये सब स्टेशन रेलवे के 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झूसी रूट की ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगी और वापसी के लिए यहीं से चलेंगी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन ट्रेनें आएंगी, उन्हें नैनी और छिवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख स्नान दिवस के लिए महाकुंभ आने वाले स्पेशल ट्रेनों को भी नैनी और छिवकी जंक्शन पर ही रोक दिया जाएगा। लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को फाफा मऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन व प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। शाही स्नान वाले दिनों पर ट्रेनों को प्रयागराज संगम स्टेशन तक जाने नहीं दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर व मऊ की तरफ से जो ट्रेनें आएंगी, उन्हें झूसी, रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग स्टेशन प्रयागराज शहर के अंदर है, इसीलिए शाही स्नान वाले दिनों पर ट्रेनों को झूसी में रोकने की तैयारी है। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी 9 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। जैसे प्रयागराज जंक्शन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की व्यवस्था सिविल लाइन एंड की तरफ और की जाएगी। यहाँ से संगम तट की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 1800 4199 139 नंबर जारी किया है। महाकुंभ के लिए रेलवे से जुड़ी किसी भी तरह की पूछताछ इस नंबर पर की जा सकती है। प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, पुणे, गोवा, नागपुर, जम्मू, पटना, गोवा, अयोध्या, रायपुर, देहरादून, जबलपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर के लिए फ्लाइट रहेगी। यानी उपरोक्त शहरों से श्रद्धालु हवाई मार्ग से सीधे प्रयागराज पहुँच सकते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वापस प्रयागराज से सीधे अपने शहर के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन की तरफ से ठहरने की व्यापक व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप लग्जरी व्यवस्था चाहते हैं तो आप संगम के किनारे डोम सिटी में रुक सकते हैं। इसका किराया प्रतिदिन का 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है। इसके
की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ ठहरने के लिए आपको 3,000 से लेकर 30,000 रुपये तक देने होंगे। इसकी बुकिंग भी आपको पहले से करानी पड़ेगी। प्रयागराज शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल हैं। हर आश्रय स्थल में 250 बेड हैं। 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं और प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास 50 होटल हैं जहां आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे भी बनाए हैं। उसमें ठंड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। महाकुंभ में कुल 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं, सभी में ठहरने की व्यवस्था है। संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग भी दी है। अगर आप यहां ठहर सकते हैं तो बहुत सही है। महाकुंभ मेले में घूमने के लिए श्रद्धालु मैप का सहारा ले सकते हैं। इस बार गूगल मैप ने मेले के लिए अलग व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र के सभी पुलों, आश्रमों, अखाड़ों, सड़कों तक सब कुछ दिखाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर महाकुंभ 2025 का ऑफिशियल ऐप महाकुंभ मेला 2025 के नाम से उपलब्ध है। इस ऐप में महाकुंभ से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ मेले का मैप भी। इसमें घाटों और मंदिरों की लोकेशन भी दी गई है। शहर के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी भी जानकारी मौजूद है। उसके अलावा इसमें सभी मार्गों के साइन बोर्ड और डिजिटल का नेविगेशन का इंतजाम किया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी संगम में स्नान और मेला घूमने के बाद प्रयागराज के अन्य पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। इनमें लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शंकर विमान मंडपम महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा शहर में आप चंद्रशेखर आजाद पार्क, स्वराज भवन, खुशरो बाग, निषाद राजबाग इत्यादि जगहों पर भी जा सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैसे तो मेला क्षेत्र में ही खाने पीने की तमाम चीज़ें और विकल्प उपलब्ध होंगे, लेकिन अगर आप प्रयागराज आ ही रहे हैं तो वहाँ की कचौड़ी, सब्जी, दही, जलेबी, समोसे, रसगुल्ले जरूर का लुत्फ उठाएं। शहर के कटरा इलाके में स्थित 168 साल पुरानी दुकान नेत्राम कचौड़ी के यहाँ कचौड़ी और सब्जी शानदार मिलती है। 100 साल पुरानी हरी एंड सन्स के यहाँ स्नैक्स खा सकते हैं। सिविल लाइन स्थित कॉफ़ी हाउस में शानदार फिल्टर कॉफ़ी का स्वाद ले सकते हैं। मेडिकल चौराहे जायसवाल डोसा के यहाँ साउथ इंडियन भोजन आपको मिल जाएगा। अगर किसी श्रद्धालु को पूरे महाकुंभ मेले का एरियल व्यू देखना है तो वह सिर्फ 1296 रुपये का भुगतान करके हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकता है। पहले यह किराया 3,000 रुपये था, लेकिन सरकार ने इसे कम कर दिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 8 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को आसमान से भव्य और दिव्य महाकुंभ मेला क्षेत्र का एक अद्वितीय नज़ारा देखने को मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को टिकट बुक करना है तो वह www.upstc.co.in के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी सारी जानकारी। आई होप कि मैंने इस वीडियो में महाकुंभ से रिलेटेड सभी फैक्ट को शामिल कर दिया है और उन्हें बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी कोई जानकारी या कोई फैक्ट छूट गया है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जो लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे उनको धन्यवाद। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।